हाय गाइस, यू आर वाचिंग CS अतुल जैन क्लासेस। आज हम लोग देखो अकाउंट्स में टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं और ये टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर की नॉलेज होना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि जब जर्नल में रिकॉर्डिंग आप करते हो ना, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर कितने तरह के होते हैं और किस किस अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। तो जर्नल में जब रिकॉर्डिंग करोगे उसके लिए एक्सपेंडिचर्स की नॉलेज होना ज़रूरी है, इसलिए आज हम लोग एक्सपेंडिचर्स ही डिस्कस कर रहे हैं पहले। और देखो ये एक्सपेंडिचर्स ना, ये एक्सपेंडिचर्स 4 तरह के होते हैं। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक प्रिलिमिनरी है एंड लास्ट वन इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग कहाँ आएंगे, प्रिलिमिनरी एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में आएंगे। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में सबसे पहला जो डिफरेंस है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना, ये रिकरिंग नेचर के होते हैं। रिकरिंग नेचर का मतलब क्या होता है? रिकरिंग मतलब वो एक्सपेंडिचर्स जो टाइम एंड अगेन होंगे। टाइम एंड अगेन होंगे मतलब मीन्स टाइम एंड अगेन का मतलब वो खर्चे जो बार बार होंगे, मोस्ट फ्रिक्वेंटली होंगे, राइट। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ये किस नेचर के होते हैं? ये होते हैं देखो नॉन रिकरिंग नेचर के। नॉन रिकरिंग नेचर का मतलब ये वो एक्सपेंडिचर हैं जो कभी कभी होंगे। कभी कभी मतलब एट टाइम्स होंगे, कह सकते हैं हिंदी में कभी कभी होंगे, है ना। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं ये टाइम एंड अगेन मीन्स बार बार होंगे। डन। और सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इनका बेनिफिट कितना होता है? नॉट मोर देन 1 ईयर। तो मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितने भी हैं उनका बेनिफिट हमेशा कितना होगा? इक्वल टू एंड लेस देन 1 ईयर। तो या तो एग्जैक्टली 1 साल होगा या उससे कम होगा। और कम कितना होगा? कम तो कितना भी हो सकता है, 1 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो लाइक जैसे सैलरी पे करते हैं आप, तो सैलरी जनरली आप 1 महीने की देते हैं, तो बेनिफिट कितने टाइम तक डराइव करेंगे आप? 1 महीने तक। ऐसा थोड़ी है 1 महीने की सैलरी दी और काम उससे आप कराएंगे 1 साल तक। ठीक है, तो बेनिफिट कितना हुआ सैलरी का? फिर 1 महीना। ठीक, इसी तरह से अगर हम बात करें देखो दीपावली एक्सपेंसेस की, दिवाली एक्सपेंसेस, दिवाली पे आप अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं या बिजनेस एसोसिएट्स हैं उनको आप गिफ्ट बांटते हैं, स्वीट्स बांटते हैं, तो बिजनेस एक्सपेंडिचर है कि पर्सनल एक्सपेंडिचर है? ऑब्वियसली बिजनेस एक्सपेंडिचर है। तो कौन से वाला है, रेवेन्यू है कि कैपिटल है? अब देखो दिवाली तो साल में एक बार आएगी, तो ये खर्चा भी साल में एक बार होगा। तो 1 साल से कम का बेनिफिट है कि ज़्यादा का है? एग्जैक्टली 1 साल का है। तो एग्जैक्टली 1 साल का भी बेनिफिट अगर हो ना, तो वो भी क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इट मीन्स बार बार का मतलब कितना बार बार? जो खर्चा हर महीने होता है वो भी बार बार है, जो खर्चा 2 महीने में एक बार होता है वो भी बार बार कहलाएगा, जो खर्चा 6 महीने में एक बार होता है वो भी बार बार कहलाएगा, और जो खर्चा 1 साल में एक बार होता है मतलब हर साल होता है तो वो भी क्या कहलाएगा? बार बार कहलाएगा। बट अगर कोई खर्चा 1 साल 1 महीने में एक बार होता है या 2 साल में एक बार होता है तो वो खर्चा बार बार नहीं कहलाएगा, वो कभी कभी कहलाएगा। तो इट मीन्स वो क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है बात मेरी? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार बार होते हैं, और बार बार का मतलब हर महीने होते हैं तो भी बार बार, 2 महीने में एक बार तो भी बार बार, हर साल होते हैं तो भी बार बार, राइट। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इनका बेनिफिट हमेशा कितना होता है भाई? इनका बेनिफिट हमेशा ही मोर देन 1 ईयर होता है। लाइक मान लो आपने कोई कंप्यूटर खरीदा, लैपटॉप खरीदा, मोबाइल फोन खरीदा, तो भाई 1 साल से तो ज़्यादा ही चलेगा। तो इट मीन्स ये एक्सपेंडिचर कौन से वाला हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, क्योंकि बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा है, राइट। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस में आते हैं। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस में क्या कहता है? देखो ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं ये आप किस लिए करते हैं? फॉर मेंटेनिंग द प्रोडक्शन ओब्लिक अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन एसेट और बिजनेस। तो प्रोडक्शन या अर्निंग कैपेसिटी को या तो मेंटेन करने के लिए करते हैं आप, ठीक है, प्रोडक्शन या अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए करते हैं आप ये एक्सपेंडिचर्स। ठीक, लाइक फॉर आपने एक मशीन खरीदी, फॉर एग्जांपल आपने एक मशीन खरीदी और वो मशीन ना मान लेते हैं एक दिन में ये 100 पेन बनाती है, और आप ये चाहते हैं कि नियर फ्यूचर में भी वो
पर डे के हिसाब से 100 पेन्स बनाती रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके मेंटेनेंस पे कुछ खर्चा करना पड़ेगा, उसकी रेगुलरली रिपेयर एंड मेंटेनेंस करानी पड़ेगी, सो दैट कि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी डिक्रीज ना हो। ठीक है, तो उसके लिए जो आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस करा रहे हो वो सब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो वो रेवेन्यू नेचर का है, और अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी या अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए आपको एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो मीन्स मान लो जो आपने मशीन खरीदी है वो पर डे 100 पेन्स मैन्युफैक्चर करती है, और आप ये चाहते हैं कि वो 100 के बदले 110 या 120 पेन मैन्युफैक्चर करने लग जाए पर डे के हिसाब से, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस मशीनरी के साथ आपको कोई सब मशीनरी या कोई पार्ट एड ऑन करना पड़ेगा। तो वो जो आप सब मशीनरी खरीदेंगे या कोई पार्ट एड ऑन कर रहे हैं उस मशीनरी के साथ, वो जो खर्चा है वो किस में काउंट होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में। समझ गए, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस लिए कर रहे हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए, और कैपिटल एक्सपेंडिचर किस लिए करते हो, उसको प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। डन। फोर्थ टाइप ऑफ डिफरेंस में अगर हम आए तो फोर्थ डिफरेंस में क्या कहना चाहता है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ना भाई, ये रिलेटेड होते हैं देखो नॉमिनल अकाउंट से, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो रिलेटेड होते हैं रियल अकाउंट से। तो हम लोग पढ़ेंगे, जब हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ेंगे ना जर्नल में रिकॉर्डिंग के लिए, तो पढ़ेंगे कि ट्रेडिशनल अकाउंट्स 3 तरह के होते हैं, एक रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट और एक पर्सनल अकाउंट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किससे रिलेटेड है, नॉमिनल अकाउंट से, और कैपिटल एक्सपेंडिचर किससे रिलेटेड है, रियल अकाउंट से। राइट, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में आओ। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में कहता है देखो कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, इनको हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इनको हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में। तो हम लोग पढ़ेंगे ना जब फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, तो फाइनल अकाउंट्स में आप क्या बनाते हो, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ शो करेंगे आप, बैलेंस शीट में। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है भाई रेंट पेड है, राइट, सैलरी पेड है, वेजेस पेड है, इंटरेस्ट पेड है। तो जितने भी खर्चे रोजाना के हैं, डे टू डे बेसिस पे आप करते हैं, जिनका बेनिफिट कितना है, 1 साल या उससे कम है, लाइक, तो वो सब खर्चे किस में, राइट, वो सब खर्चे किस में आएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल कमीशन पे किया आपने, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ये सब चीज़ें भी किस में काउंट होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक है जी। और कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल की अगर हम बात करें तो देखो बिल्डिंग परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड, कंप्यूटर परचेज्ड, प्रिंटर परचेज किया आपने, मोबाइल खरीदा, ये सब क्या हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, क्योंकि इनका बेनिफिट हमेशा ही क्या रहेगा, 1 साल से ज़्यादा रहेगा, 1 साल से तो ज़्यादा ही चलेंगे। तो ये डिफरेंस हम लोगों ने डिस्कस किया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट डिफरेंस पे आते हैं। देखो नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रिलिमिनरी एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस। प्रिलिमिनरी एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या डिफरेंस है, ये डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो देखो जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना, ये किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं, ये रिलेटेड होते हैं देखो या तो रजिस्ट्रेशन से, या फिर इनॉग्रेशन से, या फिर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से। मीन्स वही कहना चाह रहे हैं, आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उस नए बिजनेस को आप रजिस्टर भी कराओगे। लाइक जैसे अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं तो कंपनी रजिस्टर करानी पड़ेगी रजिस्ट्रार के पास, और कंपनी रजिस्टर कराने से पहले आपको नाम अप्रूव कराना पड़ेगा। तो इट मीन्स पहले तो आपने नेम अप्रूवल फीस दी होगी, फिर आपने आरओसी को रजिस्ट्रेशन फीस दी होगी, फिर आपने काफ़ी सारे लीगल एग्रीमेंट्स किए होंगे, उनके भी खर्चे हुए होंगे। तो ये सब खर्चे किससे रिलेटेड है, देखो रजिस्ट्रेशन से, है ना। और इनॉग्रेशन का मतलब क्या होता है भाई, इनॉग्रेशन का मतलब मुहूर्त के खर्चे। मुहूर्त समझते हैं ना, जब भी कोई नया काम शुरू करते हो तो मुहूर्त तो करते हो, नहीं करते हो, तो उस मुहूर्त पे भी तो खर्चे होते हैं। ठीक है, तो मान लो आपने मिठाई शॉप खोली है और इनॉग्रेशन के लिए आपने किसी एक्टर या एक्ट्रेसेस को बुलाया,
और आस पड़ोस वालों को मिठाइयाँ भी बांटी हैं, तो ये सब भी तो खर्चा करते हो आप, ठीक। और ऐसे ही ये खर्चे और किस चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हो तो बिजनेस शुरू ऐसे थोड़ी करते हो आप आंख मीच के। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप क्या करवाते हो, वहां सर्वे करवाते हो। नहीं, क्या सर्वे करवाते हो कि भाई जो आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हो वो इस मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा। पहले सर्वे तो कर लो, पता लगा आप दुकान खोल के बैठ गए और जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट की डिमांड है ही नहीं इस एरिया में, तो फायदा क्या होगा। तो सर्वे कराते हो तो उसके भी एक्सपेंडिचर होंगे, ठीक है। फिर आपको बैंक से लोन भी लेना है उस बिजनेस के लिए, तो लोन लेने के लिए भी आपने कुछ खर्चे किए होंगे, प्रोसेसिंग फीस वगैरह देते हैं आप, ठीक। और देखो बिजनेस शुरू करने से पहले भी कई बार आप मार्केटिंग करते हैं, तो बिजनेस शुरू करने से पहले आपने जो मार्केटिंग या एडवर्टीजमेंट किया वो सब भी इसी में काउंट होगा, किस में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर में, ठीक। तो देखो ये जितने भी एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो ना प्रिलिमिनरी, बिजनेस शुरू करने से पहले के खर्चे हैं या फिर रजिस्ट्रेशन के खर्चे हैं या फिर मुहूर्त के खर्चे हैं, ये खर्चा तो आप एक बार करते हो बट इसका बेनिफिट आपको लाइफ टाइम मिलता है, बेनिफिट आपको लाइफ टाइम मिलता है। यही चीज़ मैंने देखो सेकंड पॉइंट में लिखी है। तो अगर आप अच्छा सा मुहूर्त करोगे, बड़ा अच्छा सा मुहूर्त कर दो, एक्टर को एक्ट्रेसेस को बुलाओ, राइट, तो लाइफ टाइम लोग याद करेंगे आपको कि बड़ा अच्छे से मुहूर्त किया, दीजिए सबको 1-1 किलो का मिठाई का डब्बा बांटा था इन्होंने काली घटा का, नहीं। तो ये अगर अच्छे से मुहूर्त करोगे तो सबको लाइफ टाइम याद रहेगा, तो बेनिफिट लाइफ टाइम मिलेगा इसका। खर्चा एक बार किया, बेनिफिट लाइफ टाइम मिलेगा। ये चीज़ सेकंड पॉइंट में लिखी है देखो मैंने कि सच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर्स आर इनकर्ड जनरली वन टाइम एंड बेनिफिट इज डेराइव्ड लाइफ टाइम, बेनिफिट इसका लाइफ टाइम मिलता है, ठीक। अब देखो इनका बेनिफिट जो लाइफ टाइम मिल रहा है, तो क्या हम पूरा का पूरा पीएनएल में डाल सकते हैं, नहीं, क्योंकि पीएनएल अकाउंट में तो सिर्फ 1 साल के खर्चे जाते हैं, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जाते हैं। तो इन वाले एक्सपेंडिचर को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में एज फिक्टिशियस एसेट। तो इन एक्सपेंडिचर्स को हम पीएनएल में नहीं दिखाते। तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में कौन से खर्चे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो जितने भी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं वो सब कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में। जितने भी आपके प्रिलिमिनरी हैं वो सब भी कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में। जितने भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी कहाँ जा रहे हैं, बैलेंस शीट में। तो ये एक्सपेंसेस भी आप कहाँ दिखा रहे हो, देखो बैलेंस शीट में एज फिक्टिशियस एसेट, ठीक। और देखो इनकम टैक्स एक्ट ना ये कहता है कि आप इनको 5 साल में राइट ऑफ कर देना अंडर सेक्शन 35D। तो इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन 35D, वो क्या कहता है कि आप इन वाले एक्सपेंडिचर्स को 5 साल में राइट ऑफ करके खत्म कर दो। तो इट मीन्स वो ये कहना चाह रहा, देखो वैसे तो ये बेनिफिट लाइफ टाइम है बट बिजनेस की जो लाइफ है वो तो अनसर्टेन है। तो आप ये मान लो ये खर्चा 5 साल का है और 5 साल में डाल के खत्म करो। तो इन शॉर्ट वो क्या कहना चाह रहा है कि मान लो जैसे आप ये पीएनएल अकाउंट बना रहे, देखो ये बैलेंस शीट बना रहे हो, ठीक है। तो पीएनएल के 2 साइड में आप एक्सपेंडिचर्स लिखते हो ना, तो वो ये कहना चाह रहा है मान लो आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स कर दिए 10 लाख के, तो पहली बात आप इनको पीएनएल में नहीं दिखाओ क्योंकि रेवेन्यू नहीं है, ये तो कौन से वाले खर्चे हैं, प्रिलिमिनरी है। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाओ प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स कितने, 10 लाख। और क्या करो, इन 10 लाख को 5 साल में राइट ऑफ करके खत्म कर दो। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 अगर मैं करूंगा तो 2 लाख रुपए आएगा। तो क्या कहना चाह रहा है, माइनस रिटन ऑफ, यहाँ क्या लिखो, माइनस रिटन ऑफ कितने, 2 लाख। और बैलेंस शीट के आउटर कॉलम में कितने लिखो, 8 लाख। और ये जो 2 लाख राइट ऑफ करने हैं ना, ये पीएनएल अकाउंट में दिखा दो एज एन एक्सपेंस। तो क्या लिखोगे, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना लिख दो, 2 लाख रुपए, दैट्स इट। इसी तरह से फिर से नेक्स्ट ईयर आप बनाओगे, पीएनएल भी बनाओगे और भाई बैलेंस शीट भी बनाओगे, है ना, पीएनएल भी बनाओगे एंड बैलेंस शीट भी बनाओगे। तो बैलेंस शीट में ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर कितने के आएंगे इस बार, 8 लाख के। तो इस बार फिर से माइनस क्या करो, राइट ऑफ कितने, 2 लाख। तो आउटर कॉलम में कितने बचेंगे, 6 लाख, ठीक। अब ये 2 लाख यहाँ से उठ के फिर से पीएनएल में जाएंगे, 2 लाख रुपए प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर रिटन ऑफ के नाम से। थर्ड ईयर फिर से यही करोगे आप, पीएनएल भी बनाओगे, बैलेंस शीट भी बनाओगे, है ना। तो बैलेंस शीट में कितना दिखाओगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर इस बार, 6 लाख का। फिर से माइनस रिटन ऑफ करोगे कितना, 2 लाख। बैलेंस शीट के आउटर कॉलम में कितना दिखाओगे, 4 लाख।
अब ये 2 लाख अगेन यहाँ से उठ के कहाँ चले जाएंगे, P&L अकाउंट के 2 साइड में, कितना, अगेन 2 लाख, तो 2 प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ 2 लाख। तो फोर्थ ईयर फिर से यही करोगे, तो फोर्थ ईयर क्या होगा, आप 4 लाख दिखाओगे बैलेंस शीट में, 4 - 2 इज इक्वल टू 2 लाख रह जाएंगे नेक्स्ट ईयर, ठीक। और लास्ट ईयर मतलब फिफ्थ ईयर क्या करोगे, 2 लाख - 2 लाख इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इट मीन्स एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर बैलेंस शीट में इसका बैलेंस 0 हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके ये सारे एक्सपेंडिचर कहाँ चले गए, P&L अकाउंट में चले गए एज एन एक्सपेंस, ठीक। तो हमने इनको 5 साल का खर्चा मान के राइट ऑफ कर दिया, ये कहना चाह रहा हो, ठीक है। तो ये तो बात की हम लोगों ने प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर की। कौन से एक्सपेंडिचर थे, जो जनरली एक बार होते हैं और बेनिफिट लाइफ टाइम मिलता है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, देखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की। ये जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं भाई, इनकी जो बेसिक नेचर होती है ना, जनरल नेचर, वो तो क्या है, रेवेन्यू है। मतलब देखने से तो क्या लगता है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, बट इनका जो बेनिफिट है ना वो 1 साल से ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है। तो देखने में तो क्या लगता है ये खर्चे कौन से वाले हैं, रेवेन्यू नेचर के हैं, बट बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा है। तो कहना चाहिए इन वाले एक्सपेंडिचर्स में ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स तो रेवेन्यू नेचर की हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हैं, प्लस कुछ करेक्टरिस्टिक्स किसकी हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की हैं। तो इसका मतलब तो ये हो गया भाई कि ये जो एक्सपेंडिचर्स हैं ना, ये थोड़े तो रेवेन्यू हैं, थोड़े कैपिटल हैं। तो ये थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्सपेंडिचर हो गया, रेवेन्यू और कैपिटल के बीच का हो गया ये। इट मीन्स ना तो ये रेवेन्यू है ना ये कैपिटल है, ये कौन सा कहलाएगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ रहे हैं बात मेरी, ठीक है। तो इनका जो बेनिफिट है वो हमेशा ही 1 साल से ज़्यादा होता है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया भी है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमेशा 1 साल या उससे कम होता है, बट इनका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा है, इसलिए हम इसको रेवेन्यू कंसीडर नहीं करते। लाइक फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस की बात करें, किसकी बात करें, एडवर्टीजमेंट की, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, तो सोचो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर के हैं कि कैपिटल नेचर के हैं। देखने से तो क्या लगता है रेवेन्यू नेचर के हैं, भाई एडवर्टीजमेंट तो हर कोई कराता ही रहता है नॉर्मली। तो लाइक जैसे आप पैम्फलेट बंटवाते हो, ठीक है, एडवर्टीजमेंट करते हो, ठीक, बोर्ड लगवाते हो आप मेट्रो स्टेशन पे, ठीक है। तो ये सब क्या है, फेसबुक पे, या आजकल तो लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इन पे भी प्रमोशन करने लगे। तो ये सब क्या है, रेवेन्यू नेचर के हैं, कैपिटल नेचर के हैं, ये तो रेवेन्यू नेचर के हैं। क्यों, बार बार होते ही रहते हैं, ऐसा थोड़ी है 2-3 साल में एक बार करते हो आप। बट अगर हम बात करें यहाँ हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस की, क्या बोलते हैं हम लोग, हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का क्या मतलब हुआ यहाँ, हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर से मतलब है यहाँ कि आप टीवी में ऐड दे रहे हो। अब देखो टीवी में जो ऐड देना है वो तो बड़ा कॉस्टली होता है, टाइम के हिसाब से पैसे लगते हैं, ठीक है। और जब टीवी में आप ये ऐड दोगे और आपका प्रोडक्ट एक्टर और एक्ट्रेसेस के हाथ में होगा तो उनको भी पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करूं, तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं वो भी एडवर्टीजमेंट करते हैं। कैसे एडवर्टीजमेंट करते हैं भाई, खंभों पे बोर्ड लगवाते हैं, पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, ठीक है, जस्ट डायल सुलेखा पे भी एडवर्टीजमेंट देते हैं। तो ये सब तो नॉर्मल है, ये सब तो इनका 12 महीने चलता है। बट अगर हम बात करें टीवी में एडवर्टीजमेंट दे दें, लाइक जैसे आपको याद होगा कि जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक सीरियल आता है ना, उसमें कुछ टाइम पहले पूरा एपिसोड बाईजूस पे दे रखा था। तो उसमें वो जो करेक्टर है ना मिस्टर भिड़े, वो अपने स्टूडेंट्स को बाईजूस के बेनिफिट्स बता रहा था। तब सोचो बाईजूस वालों ने कितना खर्चा किया होगा। अब ये जो एक्सपेंडिचर है, जो उन्होंने टीवी में पूरा एपिसोड तारक मेहता का बाईजूस पे दे दिया, तो खर्चा नहीं किया होगा क्या बाईजूस वालों ने, बिल्कुल किया होगा। तो नॉर्मल एडवर्टीजमेंट है, हैवी एडवर्टीजमेंट है। ऐसे ही मान लो आपकी मोबाइल कंपनी है, आप कोई नया मॉडल मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, तो ये जो मोबाइल का नया मॉडल है, टीवी में अगर आप ऐड दे रहे हो और टीवी में अगर ये मोबाइल फोन एक्टर और एक्ट्रेसेस के हाथ में है, तो और अच्छी ज़्यादा मार्केटिंग होगी आपकी। तो ये जो आप मार्केटिंग पे खर्चा करोगे,
टीवी में ऐड दे दिया आपने, तो इसका बेनिफिट कब तक मिलेगा? 1 साल से तो ज़्यादा ही मिलेगा। ठीक है, तो हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स जो हैं इनका बेनिफिट कितना होता है? इनका बेनिफिट हमेशा ही कितना होता है? 1 साल से तो ज़्यादा ही होता है। ठीक, इसलिए हम इसको किस में काउंट करते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में। क्या इनका बेनिफिट लाइफ टाइम मिलेगा? नहीं, बट ये एक्सपेंडिचर देखने में तो क्या लग रहे हैं भाई? रेवेन्यू नेचर के हैं, बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा है, इसलिए हमने इसको कहाँ डाल दिया? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में, राइट। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। आपने देखो एक बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई है आपने, मान लो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराने पे खर्चा किया वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है, नो डाउट। ठीक है, अब इस बिल्डिंग की ना फर्स्ट टाइम व्हाइट वॉश करा रहे हो, फर्स्ट टाइम व्हाइट वॉश करा रहे हो, तो एक चीज का ध्यान रखना कि कोई भी एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो भी आप खर्चा करते हो ना, वो भी कैपिटल नेचर का ही होता है, ये भी याद रखना। क्या कहा मैंने? कोई भी एसेट को अगर वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए आप जो भी खर्चा कर रहे हैं वो सब भी क्या है? कैपिटल नेचर का है। तो एक बार बताओ, नई बिल्डिंग बनवाई आपने, क्या उसमें बिना व्हाइट वॉश के रहना शुरू कर दोगे आप? नहीं। तो नई बिल्डिंग बनवाई, फर्स्ट टाइम व्हाइट वॉश कराई, तो जो फर्स्ट टाइम व्हाइट वॉश कराई आपने बिल्डिंग को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए कराई, तो ये फर्स्ट टाइम व्हाइट वॉश जो कराया ये भी कौन सा खर्चा कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। डन। अब चलो फर्स्ट टाइम तो व्हाइट वॉश हो गई, अब नेक्स्ट टाइम अगर हम व्हाइट वॉश की बात करें तो नेक्स्ट टाइम व्हाइट वॉश की बात करें तो अब डिपेंड करता है कि अगर आप ये व्हाइट वॉश एनुअली कराओगे, हर साल कराओगे, तो भाई फिर तो रेवेन्यू नेचर का हो गया, क्योंकि ये बेनिफिट तो हर साल का हो गया, और जो एक्सपेंस हर साल होता है वो तो रेवेन्यू नेचर का होता है। बट अगर आप कहते हो ये व्हाइट वॉश नहीं जी, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, हर साल व्हाइट वॉश कराएंगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा, मैं तो 2 साल में एक बार व्हाइट वॉश कराऊंगा, तो वंस इन 2 ईयर्स कराऊंगा जी, है ना, या फिर वंस इन 3 ईयर्स कराऊंगा जी, ये तो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो अब ये एक्सपेंडिचर क्या कहलाएगा? क्या रेवेन्यू? नहीं, रेवेन्यू का बेनिफिट तो हमेशा 1 साल या उससे कम होता है, तो ये खर्चा क्या कहलाएगा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, तो इन शॉर्ट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखने में तो क्या लगते हैं कि रेवेन्यू नेचर के हैं, बट बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा है, तो हम इनको कहाँ डाल देते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक है, चलो आते हैं वापस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भाई, ये लो जी। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ रहे थे हम लोग यहाँ से नोट से, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमेशा 1 साल से ज़्यादा है, और इनको भी हम एसेट साइड में दिखाते हैं बैलेंस शीट के फिक्टिशियस एसेट की तरह से, और इनको भी हम राइट ऑफ करते हैं कितने साल तक? ओवर द पीरियड फॉर विच द बेनिफिट इज डेराइव्ड। तो देखो यहाँ तो आपके 5 साल फिक्स थे ये, बट यहाँ 5 साल फिक्स नहीं है, यहाँ कितने साल में राइट ऑफ कर देना है? जितने साल तक आप बेनिफिट डराइव करोगे। तो जैसे आपने व्हाइट वॉश कराई और आप क्या कह रहे हो, मैं तो 3 साल में एक बार व्हाइट वॉश कराऊंगा जी, और आपका व्हाइट वॉश का खर्चा कितना है? मान लो 15,000 रुपये है जी एक बार का, तो आप क्या करो, ये 15,000 रुपये बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाओ, उसमें से पहले साल कितना राइट ऑफ करोगे? डिवाइडेड बाय 1/3 कर लो, क्योंकि 3 साल में एक बार कराओगे ना, तो ये खर्चा हम 3 साल का मान लेंगे, तो डिवाइडेड बाय 3 करो, तो पहले साल 15,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू कितना आएगा बैलेंस शीट में? 10,000, और जो 5,000 आपने माइनस किया ये कहाँ जाएगा? P&L अकाउंट के 2 साइड में। नेक्स्ट ईयर 10,000 माइनस 5,000 5,000 आ जाएगा बैलेंस शीट में, और लास्ट टू लास्ट ईयर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर मतलब लास्ट टू लास्ट गलती से बोल दिया मैंने, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर मतलब 5,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 0 हो जाएगा। ठीक, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कितने साल में राइट ऑफ करते हैं उसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, डिपेंड करेगा कितने साल तक बेनिफिट डराइव कर रहे हो आप। ठीक है जी, तो आज हम लोगों ने ये 4 तरह के एक्सपेंडिचर डिस्कस कर लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इनके थोड़े से एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका ये माइंड में सेट हो जाए। ठीक है जी, तो कुछ केसेस डिस्कस करते हैं, देखो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सो दैट कि ये कॉन्सेप्ट आपका माइंड में सेट हो जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहा है आपसे
क्या क्लासीफाई करो कि एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर का है, कैपिटल है, डेफर्ड है या प्रिलिमिनरी है। राइट, तो मैंने देखो यहाँ दो कॉलम बनाए हैं, एक तो नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर का, दूसरा नेचर ऑफ अकाउंट का। तो नेचर ऑफ अकाउंट मैंने अभी आप लोगों को नहीं पढ़ाया, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि नेचर ऑफ अकाउंट में हम लोगों को डिस्कस करना है रेवेन्यू नेचर का है, नॉमिनल है, ठीक है, पर्सनल है, ठीक है, ये सब चीज़ें मतलब ये जो नेचर ऑफ अकाउंट है हम लोग पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल अकाउंट में तीन तरह के अकाउंट होते हैं, ये कौन कौन से, एक पर्सनल, एक रियल और एक नॉमिनल। तो आपको यही बताना है कि ये जो एक्सपेंडिचर है ये कौन से नेचर का है, मतलब पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड करता है या फिर नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है या फिर रियल अकाउंट से रिलेटेड है। तो ये तो हम बाद में बात करेंगे, अभी तो सिर्फ नेचर ऑफ अकाउंट की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले देखो डिस्काउंट रिसीव्ड। अब एक बार बताओ, डिस्काउंट रिसीव्ड रिकरिंग नेचर का है, नॉन रिकरिंग नेचर का है। रिकरिंग नेचर है, जब जब आप गुड्स खरीदते हैं तो डिस्काउंट भी जनरली आपको मिलता ही रहता है। ऐसा थोड़ी है 2-3 साल में एक बार डिस्काउंट मिलता है, बिजनेस कर रहे हैं आप और 2-3 साल में एक बार डिस्काउंट मिलता है, ऐसा थोड़ी है। तो ये नेचर क्या हुई इसकी, रेवेन्यू। राइट, बैड डेट्स रिटन ऑफ। अब एक बार बताओ, जब आप बिजनेस करते हो तो क्रेडिट सेल भी होती होगी, और क्रेडिट सेल होती है तो बैड डेट्स भी जरूर होते होंगे। तो बैड डेट्स का मतलब समझ रहे हो, बैड डेट्स का मतलब है वो डेट्स जो बैड हो गए, मीन्स किसी को आपने उधार माल बेचा था, पैसे डूब गए। तो पैसे भी भैया बिजनेसमैन के डूबते रहते हैं। वो अलग बात है कि किसी साल थोड़े ज़्यादा डूब गए, किसी साल थोड़े कम डूब गए, बट डूबना तो तय है। राइट, बिजनेस कर रहे हो, क्रेडिट सेल करते हो तो डूबना तो तय है, किसी के कम और किसी के ज़्यादा। ठीक है जी, तो जो बैड डेट्स रिटन ऑफ है ये भी कौन सी नेचर के हैं, रेवेन्यू नेचर के हैं भाई। परचेजेस। अब एक बात बताओ, जब आप बिजनेस कर रहे हो तो गुड्स तो खरीदोगे, तो गुड्स 2-3 साल में एक बार खरीदोगे क्या, बार बार खरीदना पड़ेगा। तो ये भी किस नेचर का हुआ, रेवेन्यू नेचर का। बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड ये भी किस नेचर का हुआ, रेवेन्यू नेचर का, बार बार होता ही रहता है ये भी। प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है आपने, बताओ, तो प्लांट एंड मशीनरी बार बार खरीदते हो, कभी कभी खरीदते हो, प्लांट एंड मशीनरी तो 2-3 साल में एक बार खरीदोगे भाई। तो ये किस नेचर का हुआ, कैपिटल नेचर का हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। इंटरेस्ट पेड, क्या इंटरेस्ट 2-3 साल में एक बार देते हो, नहीं, इंटरेस्ट आपको हर महीने देना है। तो ये भी किस नेचर का हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैरेज इनवॉर्ड, कैरेज इनवॉर्ड क्या होता है कि एक तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है परचेज के टाइम का। तो जब भी आप गुड्स खरीदते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस तो दोगे ना आप, सप्लायर के बिजनेस से अपने बिजनेस तक लाने तक के जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, दैट इज कॉल्ड कैरेज इनवॉर्ड। ठीक, तो भाई बार बार होंगे, कभी कभी होंगे, बार बार होंगे ऑब्वियसली। तो ये भी कौन से वाले एक्सपेंडिचर हुए, रेवेन्यू। रेंट रिसीव्ड, तो बताओ जरा, रेंट रिसीव्ड रिकरिंग नेचर का हुआ कि नॉन रिकरिंग नेचर का। रेंट आप कभी कभी रिसीव करेंगे कि बार बार इंक्रीज करेंगे, बार बार रिसीव करेंगे, बार बार रिसीव करेंगे भाई, रेंट तो हर महीने मिलता है। तो ये भी किस नेचर का हो गया, रेवेन्यू नेचर का। मशीनरी खरीदी है तो क्या बार बार खरीदोगे, हर साल खरीदोगे, नहीं, तो ये कैपिटल नेचर का हो गया। ऐसे गुड्स परचेज, गुड्स खरीदोगे तो गुड्स तो भाई बार बार खरीदने पड़ेंगे, तो रेवेन्यू नेचर का हो गया। रेंट पेड ये भी बार बार होगा, मीन्स रेवेन्यू नेचर का हो गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये भी बार बार रिसीव करोगे, हर महीने रिसीव करोगे इंटरेस्ट, तो ये भी रेवेन्यू नेचर का हो गया। ठीक है, बिल्डिंग सोल्ड ये कभी कभी होगा, तो इसलिए किस नेचर का हो गया, ये कैपिटल नेचर का हो गया। तो इट मीन्स जो बार बार होता है रिकरिंग नेचर का है वो रेवेन्यू है, और जो कभी कभी होता है वो कैपिटल है। राइट, डिस्काउंट अलाउड ये भी बार बार दोगे आप, बिजनेस में ऐसा थोड़ी है 2-3 साल में एक बार डिस्काउंट देंगे किसी को। तो ये भी किस नेचर का हो गया, रेवेन्यू नेचर का हो गया। गुड्स सोल्ड, गुड्स तो भाई हर रोज बेचोगे, हर रोज छोड़ो, एक दिन में पता नहीं कितनी बार बेचोगे, तो ये भी तो रेवेन्यू नेचर का ही हुआ ना। राइट, बिल्डिंग परचेज्ड, बिल्डिंग खरीदी है आपने, तो ये भी कैपिटल नेचर का हो गया। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग बताओ, क्या है लैंड एंड बिल्डिंग भाई, कैपिटल नेचर का हो गया। तो बार बार खरीदोगे, कभी कभी खरीदोगे, कभी कभी खरीदेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। तो एक्साइज ड्यूटी पेड, तो एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, देखो ये ना जीएसटी आने से पहले होती थी, बट अब ये खत्म हो गया। तो एक्साइज ड्यूटी का मतलब है जब भी आप गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते थे तो एक्साइज ड्यूटी देते थे।
तो मान लो आप मैन्युफैक्चरर हो, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग तो भाई बार बार होगी, हर रोज होगी, आपका तो काम ही मैन्युफैक्चरिंग का है। तो एक्साइज ड्यूटी भी आपको हर महीने देनी पड़ेगी, मंथली बेसिस पे देनी होती थी। तो ये खर्चा बार बार हुआ, कभी कभी हुआ, बार बार हुआ। और जो बार बार होता है वो तो रेवेन्यू नेचर का होता है भाई। इन्वेस्टमेंट्स खरीदे हैं, आपने किसी दूसरी कंपनी के शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स खरीद लिए, तो क्या हर महीने खरीदते हो या हर साल खरीदते हो? नहीं, कभी कभी खरीदते हो। तो ये भी किस नेचर का हुआ? कैपिटल नेचर का। सैलरी पेड, तो क्या सैलरी 2-3 साल में एक बार दोगे आप? नहीं, सैलरी तो आपको हर महीने देनी है। तो ये खर्चा भी बार बार हो गया, इसलिए किस नेचर का है? रेवेन्यू नेचर का है। ठीक है, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट क्या 2-3 साल में एक बार दोगे? नहीं, ये भी हर महीने देना है, इसलिए रेवेन्यू नेचर का है। मोटर व्हीकल्स परचेज्ड, मोटर व्हीकल तो भाई 2-3 साल में एक बार ही खरीदोगे, इसका बेनिफिट भी 2-3 साल तो होगा ना, 2-3 साल तक तो चलेगा ना मोटर व्हीकल। तो ये भी क्या कहलाएगा? कैपिटल नेचर का है, राइट। नेक्स्ट, बैड डेट्स। अगेन बैड डेट्स, देखो जब बिजनेस करते हो तो उधार बेचते हो, और उधार बेचोगे तो बैड डेट्स भी होंगे, तो होते रहते हैं, किसी साल थोड़े कम, किसी साल थोड़े ज़्यादा, तो रेवेन्यू नेचर का है। डेप्रीशिएशन, अब देखो एसिड्स यूज़ करते हो, तो जितनी भी एसिड आप यूज़ करोगे हर साल उसकी वैल्यू भी डिक्रीज होगी, तो वैल्यू तो भैया डिक्रीज हर साल ही होती है। तो आज आपने कोई मोबाइल खरीदा 50,000 रुपये का, तो एक साल बाद क्या उसकी वैल्यू 50,000 रह जाएगी? नहीं, उसकी वैल्यू में एक डिक्रीज आएगा, दैट इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन। 2 साल बाद उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, 3 साल बाद उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, तो हर साल वैल्यू में एक डिक्रीज आएगा, दैट इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन भी कौन से वाला नेचर का हुआ? रेवेन्यू नेचर का, क्योंकि हर साल डेप्रीशिएशन लगता है। वेजेस पेड, ये भी हर साल का खर्चा है, रिकरिंग नेचर का है, रेवेन्यू है। रिपेयर्स पेड, ये भी रेवेन्यू है ना भाई। फ्रेट पेड, ये भी रेवेन्यू नेचर है। सेल्स, ये भी बार बार होता है, रेवेन्यू है। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी रेवेन्यू है। कैरीज इनवर्ड, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, रेवेन्यू है। कैरीज इनवर्ड, ये भी रेवेन्यू है। फर्नीचर एंड फिक्चर्स, फर्नीचर फिक्चर्स देखो कैपिटल नेचर का है, क्योंकि कभी कभी खरीदोगे। हैवी एडवर्टीजमेंट फॉर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन मार्केट, तो अपने आप समझ में आ जाना चाहिए, अपने आप याद आ जाना चाहिए कि आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो मार्केट में, जिसके लिए आपने हैवी एडवर्टीजमेंट किया, टीवी में ऐड दिया, एक्टर और एक्ट्रेसेस को भी पैसे दिए, तो ये कौन से वाला कहलाएगा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फर्स्ट टाइम रिपेयर ऑफ अ सेकेंड हैंड मशीनरी, तो देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी कोई आप एसेट खरीदते हो तो उसको एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने तक के जितने खर्चे होते हैं वो सब भी कैपिटल में ही काउंट होंगे। तो मान लो फॉर एग्जांपल, ये लो जी एग्जांपल दे देता हूँ, आपने ना एक सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी है, मान लो कितने की? 80,000 रुपये की। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, रेवेन्यू हुआ? ऑब्वियसली कैपिटल हुआ, मशीनरी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है। अब देखो जब आप सेकेंड हैंड मशीनरी खरीद रहे हो, ऐसा तो है नहीं मशीन खरीद के उसको यूज़ करना शुरू कर दोगे। तो जब भी आप कोई पुरानी चीज़ खरीदते हो ना, तो सबसे पहले उसकी रिपेयरिंग कराते हो अच्छे से। तो आपने इसकी क्या कराई? ओवरऑलिंग कराई। ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस मतलब ओवरऑल अच्छे से रिपेयर कराई, और आपने कितने खर्च कर दिए रिपेयरिंग पे? 2,000। तो ये आपने ओवरऑलिंग क्यों कराई? उस मशीन को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, क्योंकि अभी वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। तो ये भी क्या ट्रीट होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इट मीन्स मशीनरी अकाउंट में डेबिट करना है। ये भी हम ये कहेंगे मशीनरी 80,000 की नहीं, 82,000 की पड़ी भाई। अब इस मशीनरी को आपने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिए, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, मतलब सेलर की बिजनेस से आप अपने बिजनेस तक लेके आए तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दे दिए, मान लो आपने 1,000 रुपये ये लो। तो क्या अभी मशीनरी वर्किंग कंडीशन में आई? नहीं, अभी नहीं आई। तो जब तक मशीनरी इंस्टॉल नहीं होगी, काम करना शुरू ना कर दे, तब तक वो वर्किंग कंडीशन में है ही नहीं। तो 1,000 भी किस में काउंट होंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो ये भी मशीनरी की वैल्यू में जुड़ जाएंगे। अब हम कहेंगे मशीनरी 83,000 की हो गई भाई।
अब आपने इस मशीनरी को अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल कराया, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस दे दिया आपने, कितने के? मान लो 2000 रुपये के। मशीनरी को इंस्टॉल करा लिया फैक्ट्री में, फिट करा लिया आपने, तो देखो अभी भी मशीनरी वर्किंग कंडीशन में नहीं आई थी। वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए तो आपने उस मशीनरी को इंस्टॉल कराया, तो ये इंस्टॉलेशन चार्जेस भी क्या हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, तो ये भी मशीनरी की वैल्यू में ऐड हो जाएंगे। ठीक, अब इस मशीनरी ने काम करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद के जो रिपेयरिंग वगैरह के खर्चे होंगे, रिपेयरिंग एक्सपेंसेस, वो क्या कहलाएंगे? अब वो रेवेन्यू नेचर के कहलाएंगे। अब ये खर्चा तो होता रहेगा भाई। तो इट मीन्स मशीनरी कितने की पड़ी? 80,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000 प्लस 2,000, कितना हो गया? 85,000 की मशीनरी हो गई ये। तो हम बैलेंस शीट में मशीनरी जो दिखाएंगे ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बैलेंस शीट में दिखाते हो, तो बैलेंस शीट में दिखाओगे मशीनरी के नाम से 85,000। ठीक, तो इसी तरह से इन्होंने क्या कहा यहाँ, क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट टाइम रिपेयर ऑफ अ सेकेंड हैंड मशीनरी। कहते हैं सेकेंड हैंड मशीनरी की आपने फर्स्ट टाइम रिपेयर कराई, तो पुरानी मशीनरी की फर्स्ट टाइम रिपेयर क्यों करा रहे हो? उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए। तो इट मीन्स ये खर्चा क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्या लिखा? सेकेंड टाइम रिपेयर ऑफ अ सेकेंड हैंड मशीनरी। तो सेकेंड हैंड मशीनरी की सेकेंड टाइम रिपेयर करा रहे हो, तो फर्स्ट टाइम रिपेयर तो किस लिए कराते हैं? उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, बट आप तो सेकेंड टाइम रिपेयर करा रहे हो, मतलब ऑलरेडी वो वर्किंग कंडीशन में आ चुकी थी। तो अब ये खर्चा क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो फर्स्ट टाइम रिपेयर ऑफ अ सेकेंड हैंड मशीनरी विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड सेकेंड टाइम रिपेयर ऑफ अ सेकेंड हैंड मशीनरी विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। एंड फर्स्ट टाइम रिपेयर ऑफ अ न्यू मशीनरी, आप एक नई मशीनरी खरीद के लाए, तो क्या कभी ऐसा होता है कि नई मशीन खरीद के लाओ सबसे पहले उसकी रिपेयर कराने जाओ? नहीं। तो नई मशीनरी की रिपेयर अगर आप करा रहे हो तो वो तो यूज करने के बाद करा रहे होंगे, नई मशीनरी तो ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन में है भाई। तो फर्स्ट टाइम रिपेयर ऑफ अ न्यू मशीनरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सेकेंड टाइम रिपेयर ऑफ अ न्यू मशीनरी ये भी रेवेन्यू है। तो मीन्स नई मशीनरी की रिपेयर चाहे फर्स्ट टाइम कराओ चाहे सेकेंड टाइम कराओ वो तो रेवेन्यू ही है, और पुरानी मशीनरी की रिपेयर फर्स्ट टाइम कराओगे तो कैपिटल, सेकेंड टाइम कराओगे तो रेवेन्यू। समझ गए बात मेरी यहाँ तक? ठीक है, चलो एक एग्जांपल और दे देता हूँ। लो सुनो जी, मान लेते हैं आपने ना एक नया एसी खरीदा है, न्यू एसी खरीदा है, कितने का? 28,000 का। तो बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? ऑब्वियसली कैपिटल एक्सपेंडिचर है भाई, क्योंकि एसी तो एक साल से ज़्यादा चलेगा। अब ये जो एसी है आप सेलर के प्लेस से अपने बिजनेस तक लेके आए हो, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिए होंगे आपने, रिक्शा के खर्चे है ना, रिक्शा वाले को दिए होंगे पैसे। मान लो 100 रुपये उसने ले लिए भाई, तो क्या अभी एसी वर्किंग कंडीशन में आ गया? एसी ने कूलिंग स्टार्ट कर दी? नहीं। तो ये 100 रुपये भी क्या काउंट होंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जैसे ही रिक्शा वाला नीचे लेके पहुंचा आपके प्लेस ऑफ बिजनेस तक, आप कह रहे हो भाई सेकंड फ्लोर पे लेके आ जा, तो रिक्शा वाला क्या कह रहा है? भैया सेकंड फ्लोर पे चढ़ाना है तो 100 रुपये और लूंगा, तो 100 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। किस लिए? कहता है सेकंड फ्लोर पे चढ़ाना है जी। तो ये भी किस लिए किया? वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, क्योंकि अभी तक एसी वर्किंग कंडीशन में नहीं आया, तो ये भी क्या काउंट होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब चलो सेकंड फ्लोर पे तो आ गया, कोई ऐसा थोड़ी है एसी को आप जमीन पर रख के चला लोगे, इस एसी को आप फिट कराओगे, इंस्टॉल कराओगे, और इंस्टॉलेशन वाला पैसे अलग से लेके जाता है, आपको पता ही है। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस दे दिया आपने, इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन वाला 500 रुपये ले लेता है भाई। तो वो खर्चे भी किस लिए किए? एसी को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंसेस में ही काउंट होंगे। चलो जी, अब इंस्टॉल हो गया तो एसी ने कूलिंग स्टार्ट कर दी, एसी ने अपना काम करना शुरू कर दिया, तो अब ये कहेंगे हम लोग एसी कितने का पड़ा? 28,700 रुपये का। तो जब बैलेंस शीट में दिखाओगे ना एसी कितने का दिखाओगे? 28,700 रुपये का। अब उसके बाद मान लो चलो 28,700 का एसी लग गया, कोई बात नहीं, कूलिंग स्टार्ट कर दी। अगले साल क्या होगा? अगले साल इस एसी को फिर से यूज करने के लिए फिर से सर्विसिंग कराते हैं आप, और वो तो हर साल सर्विसिंग कराओगे आप,
एसी की सर्विसिंग आप हर साल कराओगे, एवरी ईयर। तो फिर तो वो जो नेक्स्ट ईयर आप इसको सर्विसिंग के 300 रुपये 350 रुपये लगते हैं, तो वो अगर आप सर्विसिंग के पैसे दोगे ना 300 रुपये, तो वो तो क्या हो जाएंगे, अब वो रेवेन्यू नेचर के हो जाएंगे, क्योंकि एसी तो ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन में आ चुका था। क्लियर है बात। इसी तरह से आपने नई बिल्डिंग खरीदी है या बनवाई है, चलो नई बिल्डिंग बनवाई है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख देता हूँ। लो, न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, तो कितने की बनी है, मान लो 5 लाख रुपए लग गए जी कंस्ट्रक्शन में, कैपिटल एक्सपेंडिचर की रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर आपने इसकी फर्स्ट टाइम वाइट वॉश कराई भाई। फर्स्ट टाइम वाइट वॉश क्यों करा रहे हो बिल्डिंग की, वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए। भाई बिना वाइट वॉश के रहना थोड़ी शुरू कर दोगे आप उसमें। तो कितने खर्च कर दिए वाइट वॉश में, 50,000 रुपये, तो ये भी किस में काउंट होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है, उसमें आपने जितने भी इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग्स वगैरह जो भी सब कराया होगा वो भी देखो कैपिटल एक्सपेंस में ही काउंट होगा। फर्स्ट टाइम तो इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग्स है ना, वो सब भी काउंट होगा। मान लो इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग्स में 1 लाख लगा दिए, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बिल्डिंग कितने की हो गई भाई, 6,50,000 रुपये की एक तरह से। ठीक, उसके बाद आप वाइट वॉश कराओगे, नेक्स्ट टाइम वाइट वॉश कराओगे आप, नेक्स्ट टाइम वाइट वॉश जब कराओगे तो अब डिपेंड करता है, देखो अगर आप हर साल कराओगे, एवरी ईयर कराओगे, तब तो ये क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और आप कहते हो नहीं मैं तो 2 साल में एक बार कराऊंगा, 3 साल में एक बार कराऊंगा, वंस इन 2 ईयर्स, वंस इन 2/3 ईयर्स, तो अब ये क्या कहलाएगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है बात यहाँ तक, ये था जी। तो हम लोगों ने आज डिटेल में क्या पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर कितने तरह के होते हैं, रेवेन्यू, कैपिटल, प्रिलिमिनरी एंड डेफर्ड। ठीक है, आज ये टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर हमने पूरी तरह से डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।